एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूं मेरे रिव्यू मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं दिन भर की स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप खबरें। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो अभी कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। यदि आप हमें ट्विटर पर फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और स्क्रीन पर भी मिल जाएगा। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो वो भारत चीन रिश्तों को लेकर आ रही है। आपको पता है कि कल मिलिट्री लेवल की बात हुई, संडे को ये बात हुई जो मिलिट्री के उच्च अधिकारियों के बीच में होती है, पर इसका अभी तक भारत की तरफ से कोई भी ऑफिशियल बयान निकलकर सामने नहीं आया है। वह इसलिए नहीं आया है क्योंकि अभी चाइना स्टडी ग्रुप के साथ ये पूरी ब्रीफिंग होने वाली है और उसके बाद चाइना स्टडी ग्रुप जो डिसाइड करेगा उस मुद्दे पर ही बयान निकलकर सामने आएगा और जो भारत को पसंद नहीं होगा, चीनियों का जो भी पक्ष होगा वो उनको पसंद नहीं होगा, उसको खारिज कर दिया जाएगा। तो अभी इस पर क्लियरिफिकेशन नहीं हुआ है कि क्या क्या चीज़ चाइनीज़ों की भारत को माननी है या चाइनीज़ कौन कौन चीज़ भारत की मान रहे हैं। और जब चाइना स्टडी ग्रुप के साथ पूरी मीटिंग हो जाएगी, जो कि कल होने की संभावना है, और उसके बाद ही ऑफिशियल वक्तव्य निकलकर सामने आने वाला है। ये माना जा रहा है कि कुछ 9 घंटे की लगभग मीटिंग हुई, 9 से 10 घंटे की मीटिंग हुई, जो कि पिछले दिनों हुई मीटिंग से कम थी। और ये जो मीटिंग थी वो मोल्डो इलाके में थी, जो कि चीनी साइड एलएसी है। इससे पहले 2 मीटिंग चीनी साइड एलएसी में हो चुकी है, 2 मीटिंग भारतीय एलएसी में हो चुकी है और यह 5वीं मीटिंग चीनी साइड एलएसी में परफॉर्म की गई। वहीं जो अगली खबर की हम लोग बात करेंगे वो बहुत महत्वपूर्ण खबर है और आपने ये खबर जरूर सुनी होगी पहले कि भारत रशिया से ये चाहता है कि हल्के जो उनको टैंक है, मेन बैटल टैंक, वो प्राप्त हो। और इसके लिए हालांकि भारत ने पहल नहीं की थी। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जब अभी रशिया दौरे पर थे तब उनको ये ऑफर दिया गया था, क्योंकि चीनियों ने लद्दाख एरिया में जहां पर उन्होंने घुसपैठ की या जो उनका इलाका है उसमें टाइप 15 लाइट वेट जो टैंक है उनके सामने निकल कर आए, जो कि लगभग 36 से 38 टन के होते हैं। भारत का इस जवाब में हल्के टैंक तो हैं पर उतने हल्के नहीं है कि इनको एयरलिफ्ट किया जा सके। तो इसलिए रशिया ने यह ऑफर दिया था कि उनके 18 टन वाले स्प्रूट SDM-1 लाइट वेट टैंक का इस्तेमाल भारत कर सकता है। और भारत ने यह सोच भी लिया है कि कुछ 36 की संख्या में इन टैंक्स को खरीदा भी जाए। पर यह जो पहल है वो रशिया की तरफ से ही की गई थी, भारत की तरफ से नहीं की गई थी। हालांकि भारत इससे पहले 2009 के समय में ही ये डिसाइड कर चुका था कि उसको कुछ हल्के टैंक्स खरीदने होंगे, पर अभी तक वो नहीं खरीद सका था। तो अब DRDO इसके लिए सामने आ गया है और DRDO ने ये कहा है कि यदि उनको मौका दिया जाए और रशिया से इस प्रकार के टैंक न खरीदे जाएं तो वह 18 महीनों के अंदर इस टैंक को प्रोडक्शन में डाल सकते हैं, यानी कि हल्के टैंक को प्रोडक्शन में डाल सकते हैं। उनका 2 अलग अलग प्लान निकलकर सामने आया है। इन दोनों प्लान को हम लोग सुन लेते हैं। इसमें पहले प्लान के तहत K9 वज्रा T का हल और कॉकरेल गन का जो टरेट है उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। कॉकरेल गन का टरेट मॉड्यूलर होता है, इसलिए इसको शिफ्ट करके K9 वज्रा T के हल में लगाया जा सकता है, जिससे कि ये हल्का हो जाने वाला है। अभी K9 वज्रा T में 155 mm की गन इस्तेमाल की जाती है, बैरल इस्तेमाल की जाती है, पर इसी कॉकरेल गन की यदि बैरल इसमें इस्तेमाल की जा सके, टरेट इस्तेमाल किया जा सके, तो इस गन को ये हल्का बना देगा और कुछ यह 30 से 35 टन का हो जाएगा। इसको एक हाइब्रिड टैंक की तरह से भी मान सकते हैं। और DRDO का यह कहना है कि 18 महीनों के अंदर वो इस प्रकार के टैंक को तैयार कर सकते हैं, प्रोडक्शन में डाल सकते हैं। और T9 वज्रा T की जो गुजरात में फैक्ट्री है या असेंबली सेंटर है जहां पर इनकी असेंबली अभी तक हो रही है, वो इस साल के अंत तक खाली हो जाएगी, आइडल हो जाएगी, पूरे प्रोडक्ट बन चुके होंगे, तो उनमें इनका प्रोडक्शन स्टार्ट किया जा सकता है। इसके अलावा K9 वज्रा T में ही T90 टैंक के टरेट का इस्तेमाल करके भी एक नया प्रोडक्ट बनाया जा सकता है। DRDO इसके लिए भी 18 महीने मांग रहा है और इसके बाद इनको प्रोडक्शन में डाला जा सकता है। असल में बेसिकली DRDO का जो प्लान है उसमें हल किसी और सिस्टम का इस्तेमाल करना है, टरेट किसी और सिस्टम का इस्तेमाल करना है और इनमें लगने वाले इंजन MTU के लगाए जाने की DRDO सोच रहा है। स्प्रूट की बात करें तो रशिया अपनी जो आर्मी में इसका इस्तेमाल 24 की संख्या में करता है और DRDO ने यह अब कदम उठाया है या बीड़ा अपने सिर पर उठाया है कि स्प्रूट के एवज में DRDO एक सब्स्टिट्यूट भारत को प्रोवाइड कर सकता है। अब देखना यह है कि भारत इस पर क्या करता है। और अभी ये इमरजेंसी परचेज के तहत
रशिया से नहीं खरीदा जाने वाला है, इसमें भी 1.5-2 साल का समय लगने वाला है और इसको आराम से खरीदा जाएगा। भारत को इतनी कोई ज्यादा जल्दी नहीं है। वहीं बात करें पाकिस्तान और चीन के रिश्तों की, आपको पता है कि चीन ने पाकिस्तान में CPEC के तहत काफी इन्वेस्टमेंट किया है। कुछ $60 बिलियन तक का इन्वेस्टमेंट वो करने वाला है। $40 बिलियन का ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट हो चुका है। पर चाइना को वहां पर BLA बहुत ज़्यादा परेशान करती है। ग्वादर पोर्ट के आसपास बलोच लिबरेशन आर्मी जो कि अपनी फ्रीडम के लिए लड़ रही है, वो चीनियों को पसंद नहीं करती है और उनके जितने भी इन्वेस्टमेंट है उसको ख़राब कर रही है, जो कि चीनियों के लिए एक बहुत बड़ा सरदर्द बना हुआ है। चीन अपने ट्रूप भी यहाँ पर डिप्लॉय करते हैं इन्हीं BLA के सोल्जर्स से लड़ने के लिए। हाल ही में BLA ने कई हानियां पाकिस्तानी आर्मी को पहुंचाई है और चीनियों को भी पहुंचाते रहते हैं। तो अब चीन ये चाहता है कि UN में BLA को इंटरनेशनल टेररिज्म ग्रुप पाकिस्तान घोषित करे और पाकिस्तान की तरफ से ये प्रपोजल लाया जाए। असल में BLA पाकिस्तान, UK और US में ऑलरेडी एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित है, पर UN में इसको घोषित नहीं किया गया है। चीन ये चाहता है कि पाकिस्तान जब इसको UN में लाए तो वो उनका सपोर्ट करके इसको एक इंटरनेशनल टेररिस्ट ग्रुप घोषित कर दे, पर पाकिस्तान इसके लिए खुश नहीं है और ये वो चीज़ नहीं चाहता है। वो नहीं चाहता है कि UN में इस तरह का बलोच मुद्दा कुछ जाए और इसका अंतर्राष्ट्रीयकरण हो। वो पूरे अंतर्राष्ट्रीय मंच में हमेशा ये दिखाता आया है कि बलोच एक छोटा मोटा ग्रुप है और एक टेररिस्ट ग्रुप है, पर यदि इस प्रकार की जो बलोच लिबरेशन आर्मी यदि UN में उनकी बात जब उठेगी तो उसके पक्ष में भी बहुत से लोग आएंगे और तब ये निकलकर सामने आएगा कि बलोचों को कितना परेशान किया जाता है और वो किस प्रकार से अपने फ्रीडम के लिए लड़ रहे हैं, जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत हानिकारक है। तो पाकिस्तान यहाँ पर अब दो चाहे में फंसा हुआ है, वो चीन का साथ दे या अपने जो मुद्दे हैं उसको घर में ही निपटाने का प्रयास करे। वहीं बात करें नेपाल की, तो नेपाल ने जितने भी भारत के जो न्यूज़ चैनल हैं उनको बैन किया हुआ था। वो इस कारण से बैन किया हुआ था कि उन न्यूज़ चैनल पे नेपाल की बुराई दिखाई जा रही थी और नेपाल की सरकार के अनुसार उनके विरोध में प्रोपेगेंडा दिखाया जा रहा था इन चैनलों में और उनको बैन कर दिया गया था। पर इनको फिर से अब चालू कर दिया गया है और जितने भी चैनल बैन किए गए थे DD न्यूज़ के अलावा, वो अब फिर से शुरू हो चुके हैं और उनकी डिश पे इनका प्रसारण स्टार्ट हो गया है। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप इसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो संबंध कोई सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारा चैनल तो सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।